हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम 1 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके। और बाकी की पूरे आपकी जुलाई की करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, अगर आपको देखनी है तो। सीक्वेंस से सारी करंट अफेयर्स दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पीडीएफ के लिए अगर किसी को नीड है तो वो इस नंबर पर डिस्कस कर सकते हो, तो उसकी आपको पीडीएफ का प्रोसेस पता चल जाएगा। मैं डेली इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ लोग न्यू स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको पता नहीं होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनना क्योंकि आज बहुत कुछ नया जानने के लिए इसमें है। अगर आप चाहते हो तो पेपर पेन लेके बैठना ताकि आप उसे नोट कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इस बात की पुष्टि की है कि विरोध करना जो है वो एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने की है इस चीज़ की पुष्टि। किस शांतिपूर्ण ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से विरोध करना मनुष्य का एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक मानवीय अधिकार है। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि ऑनलाइन रूप से, क्योंकि इसी बात के ऊपर काफ़ी टाइम से एक बहुत बड़ी बहस चली आ रही थी कि क्या हम क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने का अधिकार उस तरीके वैसे तो है, लेकिन ऑनलाइन तरीके से उसका हम प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं। तो वो अब जो यूएनएचआरसी ने ये जो मतलब फ़ैसला सुनाया है, इससे ये बहस समाप्त हो चुकी है। इसके बारे में पूरे तरीके से जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है। जो यूएनएचआरसी है, यानी कि यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी, ये एक स्वतंत्र विशेषज्ञों वाला निकाय है जो कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम मीन्स टू से द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि ICCPR, मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करूँगी, आगे पूरा नाम नहीं लूँगी। अगर इसके बारे में पूरा बताना है तो ICCPR आप लोग याद रखना। ठीक है, कि जो इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, यानी कि अगर उसको पूरे तरीके से लागू करना है, कार्यान्वित किस तरीके से करना है, तो उसकी निगरानी करता है। कौन करता है? यूएनएचआरसी। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो आर्टिकल 21 है, किसका है? मतलब कि ये जो समिति है ना, ये जो मानवाधिकार समिति है, इसने ICCPR के आर्टिकल 21 के संबंध में ये पूरा एक डिस्क्राइब किया है कि आखिर इसमें क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे। उसी से रिलेटेड ये पूरा फैसला आया है। ठीक है, तो जानते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है, क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो इसमें सबसे पहला तो यही है, आपको पता चल गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप एकत्रित होकर ऑनलाइन वे में भी आप अपना प्रदर्शन कर सकते हो। ठीक है, और वो ऐसा नहीं है, किसी के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है कि केवल लाइक मैन ही कर सकते हैं, वुमन ही कर सकते हैं, या फिर कोई एज का कोई उसमें लिमिटेशंस नहीं लगाई गई हैं कि इतनी एज के पीपल ही कर सकते हैं। चिल्ड्रन है, वुमेन है, माइग्रेंट्स लेबर है, तो वो जो भी लोग हैं वो मतलब सभी के पास ये राइट्स होगा। ठीक है, कि वो इसका मतलब प्रदर्शन वो कर सकते हैं ऑनलाइन वे में या फिर किसी भी तरीके से। ओके, दूसरी चीज़ इसमें ये भी कहा गया है कि जो भी प्रदर्शनकारी होंगे उनको अपनी बॉडी की सेफ्टी करने की पूरे तरीके से उनको अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि उन पर कोई भी पाबंदी लगाई जाए कि आप अपना मास्क नहीं लगा सकते हो, या फिर अपना मतलब कोई भी हुड वगैरह। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जो जॉर्ज फ्लॉयड के चक्कर में जो वहाँ पर आई कांट ब्रीथ नाम से अमेरिका में ये मूवमेंट चला था, तो वहाँ पर जो भी अश्वेत लोग थे उन्होंने मुँह को ढक कर ही वो जो वहाँ पर मूवमेंट किया था। तो उस तरीके से गवर्नमेंट को ऐसा कोई वो नहीं है, राइट नहीं है कि वो उन पर इन्वेस्टिगेशन करे, यानी कि उनको रोके इस तरीके से ऐसा कुछ करने के लिए कि आप ऐसा मुंह नहीं ढक सकते हो मूवमेंट के टाइम पर। ऐसी कोई मतलब गवर्नमेंट को ये अधिकार नहीं है ऐसा कुछ करने के लिए। वो मतलब अपनी शारीरिक सुरक्षा कर सकते हैं जो भी लोग मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी ग्रुप ऑनलाइन वे में अपना मूवमेंट करते हैं, ठीक है, उनको मतलब उनके बारे में कोई पर्सनल डेटा इन्वेस्टिगेशन करने का गवर्नमेंट को ऐसा राइट नहीं है कि वो उनका कोई पर्सनल डेटा ले सके। ठीक है, और ना ही गवर्नमेंट उनका जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई भी पोस्ट कर रहा है किसी के भी अगेंस्ट, या फिर कोई ग्रुप है या जो भी कुछ भी है, तो उसके अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है और ना ही उस वेबसाइट को बंद किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ये तीनों चीज़ें नहीं कर सकती है कि ना तो वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी, ना उसके अकाउंट को ब्लॉक करेगी, और ना ही उस वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, यानी कि उस वेबसाइट को बंद कर सकती है। ये उस गवर्नमेंट के पास राइट नहीं होता है। ठीक है,
इतना तो इसके बारे में हो गया, लेकिन इसी के साथ में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स हैं इसको लेकर के, तो वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो 19(1)(a) एक आर्टिकल है, उसमें दिया गया है कि सभी को अभिव्यक्ति मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, भाषण देने की स्वतंत्रता, आप अपनी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो एकदम फ्रीली, ऐसा कोई उसमें आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। एक आर्टिकल है 19(1)(b) जिसमें जो इसी से रिलेटेड है, जिसमें सभी को शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने का राइट्स दिया गया है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि आप कोई भी हथियार नहीं ले सकते हो, यानी कि कोई भी हथियार लेकर हाथ में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, इस चीज़ की उसमें पाबंदी है। ठीक है, ये 2 राइट्स दिए गए हैं, और इन दोनों राइट्स पर स्टेट किस टाइम पर, यानी कि क्या सिचुएशंस होंगी जिनमें मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन पर पाबंदी लगा सकती है, वो तो 2 सिचुएशंस होंगी। पहली ये होगी कि अगर इंडिया की संप्रभुता और अखंडता का हनन होता है, तो इंडिया इन तो मतलब जो गवर्नमेंट है वो ये वाले जो आर्टिकल्स हैं, मतलब जो राइट्स हैं, इन पर वो पाबंदी लगा सकती है। एंड द सेकंड सिचुएशन इज़ कि जो जिस क्षेत्र में, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उस क्षेत्र में यातायात के जो साधन है उनके लिए, या फिर जो भी सिस्टम है वहाँ का यातायात का, उसको बरकरार रखने के लिए जो गवर्नमेंट है वो इन राइट्स पर जो मतलब कि पाबंदी लगा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इतना ही जाना है तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ICCPR। ठीक है, मैं इसकी फुल फॉर्म आपको एक बार और बता देती हूँ, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ट्रिटी है। किस टाइप की ट्रिटी है वो बता देती हूँ। ये एक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है। तो इस संधि पर 1966 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे, और फिर इसको लागू किया गया था 1976 से। ठीक है, 1976 से और 23 मार्च से, ठीक है, 23 मार्च 1976 से इसको लागू किया गया था। और इसमें कितने देश हैं, तो इसमें जो मतलब जो सदस्य देश होते हैं वो 173 इसके सदस्य देश हैं इस वाली संधि के। ठीक है, आई होप यू गॉट इट वेल, मैंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ इसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन मॉरिशस के नए सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन करेंगे, तो वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो मॉरिशस में ये 30 जुलाई को इसका उद्घाटन किया जाएगा, और क्या हो चुका। ठीक है, तो वो जो वहाँ पर मतलब ये क्या है, आखिर कहाँ पर ये बन रहा है, तो देखिए ये पोर्ट लुइस, यानी कि मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत के द्वारा आर्थिक सहायता, ये एक स्पेशल टर्म है, इसके बारे में जानेंगे क्या है। आर्थिक सहायता द्वारा उसको निर्मित किया जा रहा है, और आखिर क्यों किया जा रहा है, क्या खास बात है कि देखिए जो मॉरिशस है उसमें 68% से ज़्यादा आबादी इंडिया की, यानी भारतीय मूल के लोग वहाँ पर रहते हैं, मीन्स टू से उसको इंडो मॉरिशस के नाम से जाना जाता है। नाउ वी कम्स टू नो अबाउट ये क्या दे रखा है, भारत के द्वारा आर्थिक सहायता। ठीक है, मैंने कहा था इस टर्म्स के बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये क्या है। ऐसा है कि इंडिया ने 2016 में, हाँ 2016 में एक मतलब एक समझौता किया था, समझौता कहूँ तो 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया था, किसको, मॉरिशस को। और उसके तहत इंडिया ने ये समझौता किया था कि वो 5 परियोजनाएं ऐसी, यानी कि 5 ऐसी स्कीम लॉन्च करेगा मॉरिशस के तहत। ठीक है, तो उसमें उसी से एक ये है सुप्रीम कोर्ट वाली जो स्कीम है, यानी कि इसको वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, उन्हीं 5 में से ये एक है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंडिया एंड मॉरिशस के रिलेशंस के बारे में, कि आखिर कब से स्टार्ट हुए थे, तो किस तरीके का वो इनके बीच में संबंध है। भारत और मॉरिशस के बीच में जो संबंध है वो 1970 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, लेकिन हाँ 1970 से स्टार्ट बेशक हुए थे, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सारे संबंध औपचारिक रूप से 1970 से स्टार्ट हुए थे, लेकिन उससे पहले से भी चले आ रहे थे। उससे पहले से इन द सेंस कि 1948 से, जब कि मॉरिशस को स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी, तब से चले आ रहे थे। तो और औपचारिक रूप से 1970 से स्टार्ट हुए हैं, और मॉरिशस को स्वतंत्रता मिली है 1968 में। ठीक है, ये जानना भी ज़रूरी है। तो इतना ही है इसके बारे में। हाँ, एक खास बात ये है कि ये जो देश है, यानी कि जो मॉरिशस है, ये भारत के प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना इंडिया में, कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। ठीक है, ये भी जान लीजिए। तो प्रवासी भारतीय दिवस का जो उत्सव होता है उस टाइम पर एक बहुत ही मतलब एक कहूँ तो एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है ये उस टाइम के लिए। ठीक है, उस उत्सव में। तो इस मंच पर, यानी कि इस देश के मंच पर भारतीय जो प्रवासी हैं उनसे संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उनको संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो
तो ये खास बात है यहाँ पर, और ये सबसे बड़ी बात है कि 68% से भी ज़्यादा आबादी वहाँ पर इंडिया की रहती है, ठीक है, भारतीय मूल के लोग वहाँ पर रहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में परवेज़ खान का निधन हुआ है। उनका संबंध किससे था? तो वो निर्देशन से उनका संबंध था, ठीक है, वो एक निर्देशक थे। बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज़ खान का हाल ही में निधन हो गया है। वह 1986 से फिल्म उद्योग में काम कर रहे थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में जिनके नाम यहाँ दे रखे हैं, बदलापुर, बुलेट राजा, जॉनी गद्दार, देवडी, गैंगस्टर, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, ये शामिल हैं, ठीक है। ये पिक्चर है उनकी, कुछ उनके नाम दिए गए हैं। तो बस इतना ही है इसके बारे में, और तो कुछ नहीं है इनके बारे में, क्या खास बताऊँ मैं आपको, सब कुछ दे ही रखा है। उन्होंने कब से अपनी फिल्म उद्योग में काम करना स्टार्ट किया, और उनकी मूवी है उनके नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बैंडीकूट क्या है? तो ये एक सफाई करने वाला एक रोबोट है, ठीक है, जिसको अभी बनाया गया है। सफाई करने वाला रोबोट किसके द्वारा दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो गुवाहाटी विकास विभाग ने सीवरों की सफाई के लिए सफाई रोबोट यानी कि बैंडीकूट का उद्घाटन किया है। सीवर की सफाई करने के लिए सफाई करने के रोबोट का इस्तेमाल करने वाला गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर बन गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं उनका सबसे पहला जो सिटी है वो आपका गुवाहाटी बन गया है। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में, ठीक है। गुरुग्राम और कोयम्बटूर के बाद सीवर को साफ करने के लिए इस नवीन तकनीक का इस्तेमाल करने वाला गुवाहाटी पूरे देश का तीसरा शहर है। इस चीज़ को जान लेना, सबसे पहला कौन सा है? गुरुग्राम है, एंड द सेकेंड इज़ कोयम्बटूर, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये क्या है। देखिए ऐसा, सबसे पहले तो यही जान लीजिए ये रोबोट दिया किसने है। तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा ये इंडिया को दिया गया है, ठीक है। ये जो रोबोट है, ये जो रोबोट है इसकी खास बात ये है कि अपनी तरह का ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेक इन इंडिया की पहल के तहत जो जेनरोबोटिक नामक की एक स्टार्टअप इंडियन कंपनी है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। इससे पहले 2019 में भी ऐसा एक रोबोट आया था जो कि गुरुग्राम में मतलब गुरुग्राम को मिला था वो रोबोट, और वो रोबोट बनाया किसी ने था, तो केरल का एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट इन द सेंस इंजीनियर ही हुआ कोई ना कोई, तो उसने उसको बनाया था, ठीक है। तो बस इतना ही है इसके बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है? तो वो पीयूष गोयल ने किया है, ठीक है। ये आयोजन इन्होंने किया है, और ये कौन है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने देश में निवेश संबंधी निर्णयों के लिए एकल खिड़की की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार में आसानी मीन्स टू से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में कहा गया है कि सरकार अगले 5 वर्षों में देश को ऑप्टिक फाइबर से कवर करने के लिए प्रतिबद्ध है। मीन्स टू से कि इसने क्या लक्ष्य रखा है कि 5 वर्षों में पूरे देश को ऑप्टिक फाइबर से कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा क्या लक्ष्य रखा गया है तो थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं। उद्योग को सरकार के साथ साझेदारों के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित करना है, और मतलब आमंत्रित करना है, जिससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट कर होता है उसको जो चोरी करने वाले पर्सन्स होते हैं उनकी पहचान की जा सके, ऐसा कुछ इसमें सिस्टम है, ठीक है। और बाकी इतना ही है इसके बारे में, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, इस सम्मेलन से इसका महत्व क्या है, आखिर कोविड-19 चल रहा है तो देखो सभी को पता है कि जो व्यापार है उसकी स्थिति तो बिल्कुल डामाडोल बनी हुई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को एक उम्मीद है, और सोच उम्मीद ये है कि जो उद्योग है उस पे से मतलब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, सब पे रोक लगा दी गई है, तो उसको हटाया जाए और आत्मनिर्भर बनाने की, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में उसका जो स्टार्टअप्स है या फिर जो भी सिस्टम है, उद्योग है, उसका कुछ उसमें महत्व बढ़ेगा, उसको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। इतना ही है इसके बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मार्स रोवर परसेवरेंस को लॉन्च किया है? तो वो USA ने लॉन्च किया है, और आपको याद हो तो मैंने आपको बताया भी था, इससे 4-5 दिन पहले की कोई न्यूज़ थी जिसमें मैंने बोला था कि 8-10 दिन बाद जो अमेरिका है वो भी अपना जो मिशन है लॉन्च करने वाला है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या खास है, कहाँ से लॉन्च किया है, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। नासा ने एटलस रॉकेट पर केप केनावेरल फ्लोरिडा से परसेवरेंस नाम के अपने मार्स रोवर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, ठीक है।
तो इसमें क्या है, इस मार्स रोवर के साथ एक बड़ी कार के आकार वाला वाहन भी एक हेलीकॉप्टर के साथ भेजा गया है, जिसे इंजीन्यूटी कहा जाता है, जो मंगल के वातावरण का अध्ययन करेगा। यह वाहन मंगल में ड्रिल करेगा और भूवैज्ञानिक नमूने एकत्रित करेगा। देखो, शॉर्ट में अगर आप इस टर्म्स को समझ जाते हो ना, तो सब कुछ इसी में लिखा होता है, लेकिन मैं उसको एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि आखिर क्या है। ये जो मिशन है ना, परसेवरेंस, ये रोवर को मतलब ये जो परसेवरेंस रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर भेजा जा रहा है, ठीक है। ये तो आपको इसमें पता चल गया है। वहाँ क्या करेगा ये जो मतलब मंगल की सतह पर पूरे क्या सिस्टम है वहाँ का, जैसा कि पिछले 2 मिशन भी इसी तरीके से लॉन्च किए गए हैं कि मंगल के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करने के लिए, वही इसका टारगेट है, ठीक है, कि वहाँ पर क्या सिस्टम है, पानी, मिट्टी। और हाँ, इसकी एक खास बात है कि ये वहाँ से पत्थर मिट्टी और जो धरती पर जो भी मतलब कुछ भी पता नहीं क्या चट्टानों के टुकड़े हैं कुछ, उनको वहाँ से ये लेकर भी आएगा, ठीक है। और ये जो रोवर है, इसकी खास बात ये है कि जो एस्ट्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सवाल हैं उनके जवाब खोजने के लिए वहाँ पर ये गया है। और उसमें सबसे बड़ा तो क्वेश्चन जो है वो यही है कि क्या मंगल पर जीवन जो है वो संभव है, ठीक है। तो इतना ही है। हाँ, इस रोवर के साथ जो ये इंजीन्यूटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जहाज़ है, जो भी हेलीकॉप्टर है ये, जिसका नाम है इंजीन्यूटी, ये एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है जो कि इसके साथ जाएगा। बाकी इसका काम क्या होगा कि वहाँ पर ये मतलब अकेले मंगल की सतह पर ये अकेले उड़ान भरने की वहाँ पर कोशिश करेगा, यानी प्रयास करेगा, ठीक है। तो इतना ही है इसके बारे में। आई होप यू गॉट इट वेल। नेक्स्ट है, हाल ही में कुमकुम का निधन हो गया है। कौन थी वो सभी को पता होगा, अभिनेत्री थी, ठीक है। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया है। उनका असली नाम क्या था? जुबुन निसा उनका नाम था, और उन्होंने मदर इंडिया, कोहिनूर, राजा और रंक जैसी 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में इनके बारे में क्या बताऊँ, बस इतना ही है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं वरुण श्रीधर, ठीक है। वो इसके नए सीईओ बने हैं। पेटीएम के निवेश और धन प्रबंधक सहायक पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, और वह पूर्व एमडी और सीईओ प्रवीण जाधव की जगह लेंगे। ओके, तो नाम याद रखना, इनका पूछा जा सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आई होप यू गॉट इट वेल। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।